नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, सर्दियों में हम दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक की खबरें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, मोस्टली विंटर सीजन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी कि किन किन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। जो भी लोग इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं उनको कैसे रहना चाहिए और हार्ट अटैक आने से पहले क्या अलार्मिंग साइंस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी अगर हमें होगी तो हम इस तरह की अनहोनी से समय रहते खुद को या किसी अपने को बचा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप सभी के लिए हेल्पफुल है, आप इसको पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। हमारे हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं और 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट में मसल्स भी होती हैं और उन मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली, और जिससे कि हमारा हार्ट फंक्शन करता है और हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। तो जब हमारे हार्ट की इन ब्लड वेसल्स में कहीं नैरोनेस आ जाती है, यानी कि वहां का रास्ता पतला हो जाता है, तब खून का बहाव कम होने से या रुक जाने से उस कंडीशन में हार्ट अटैक आता है। और ये नैरोनेस सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्पेशली जब सर्दियां अपने पीक पर होती हैं, जैसे कि जनवरी का मंथ है, इसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और इसी मौसम में और इसी मंथ में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? प्लाक फॉर्मेशन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या फिर दिल पर चर्बी का जमा होना या फिर फैट डिपोजिशन भी बोल देते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेसिकली एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि बॉडी से बाहर जाना चाहिए। ये एक वैक्स यानी कि मोम जैसा सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो ये बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये क्यों जमा होता है? जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, आप बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं यानी या फिर मैदा वाला खाना खाते हैं और उस पर भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट में नहीं रहते हैं, फिर क्या होता है? आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपको इंडाइजेशन रहता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिड बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, आपकी बॉडी में धीरे धीरे प्लाक डिपोजिशन होना शुरू कर देते हैं, जिसे हम चर्बी जमा होना कहते हैं। तो ये चर्बी आपके हार्ट की मसल्स में और उन ब्लड वेसल्स में भी बनती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर आपको हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ लेकर जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। थर्ड रीजन क्या होता है हार्ट अटैक का? स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो ये सारे कारण भी हार्ट अटैक की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ आते हैं। जो लोग ओबीज हैं यानी कि जिनको मोटापा रहता है, जिनका वेट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे लोग हार्ट अटैक के रिस्क की तरफ आते हैं। दूसरा कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को या फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है हार्ट अटैक की, तो आपको भी चांसेस बनते हैं हार्ट अटैक के फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी अगर हिस्ट्री रही है फैमिली में हार्ट अटैक की तो आपको भी हो। ऐसा भी होता है कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की हिस्ट्री नहीं भी है तो भी फ्यूचर जनरेशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पर, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपकी डाइट किस तरह की है, आप कितना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मैदा से बनी चीजों का सेवन करते हैं, बहुत क्रीमी फूड खाते हैं, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, बहुत ज्यादा अपनी डाइट को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर लापरवाह होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, जिनका बीपी कंटिन्यूअसली बढ़ा रहता है, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। अगला रीजन होता है हार्ट अटैक का, जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं लोग, वो ये कि जो लोग साइकोलॉजिकली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब जो लोग ज्यादातर अकेले रहते हैं, अकेलेपन में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं है, रिजर्व्ड रहते हैं, तो इस तरह की चीजें भी हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो अर्ली हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो केवल 50% पेशेंट्स में ही देखे जाते हैं। अगला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हार्ट अटैक से पहले का,
वो ये होता है कि आपको माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपके चेस्ट में, जो कि आता है और जाता है। इस तरह का पेन होता है जिसको हम स्टटरिंग चेस्ट पेन भी कहते हैं। ये परसिस्टेंट भी रह सकता है और टाइम के साथ इसका आना और जाना लगा रहता है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपके चेस्ट पर कोई बहुत भारी सामान रखा हुआ है और आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आपको कभी कभी अपनी अपर बॉडी पर बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, और ये पेन आपकी आर्म्स में भी जा सकता है, आपके लेफ्ट शोल्डर में जा सकता है, आपके बैक में जा सकता है, नेक में जा सकता है, जॉ के पास भी आ सकता है और स्टमक में भी हो सकता है। आपको अपने हार्ट की बीट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट फील होती है, बहुत ज्यादा तेज चलती हुई फील होती है, पैल्पिटेशन हो सकता है। अगला सिम्टम होता है सांस लेने में तकलीफ होना, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और ये सिम्टम आपको रेस्ट करते टाइम भी फील हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आपको पसीना भी आ सकता है। इवन अगर आप इतना गर्मी का मौसम भी नहीं है, सर्दी के मौसम में भी आपको पसीना फील हो सकता है। आपको स्क्वीजिंग सेंसेशन भी लग सकती है, ऐसा लगता है चेस्ट को किसी ने बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ लिया है। एंग्जाइटी, फटीग यानी कि थकान फील हो सकती है आपको। इसके साथ ही साथ आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी फील हो सकती है। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक पेन, ये सब भी आपको फील हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है जो कि बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, वो ये हार्ट अटैक की और हार्ट बर्न के सिम्टम्स थोड़े से सिमिलर होते हैं, तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो हार्ट अटैक में यूजुअली क्या होता है कि आपको पेन जो फील होता है वो सेंटर ऑफ चेस्ट में फील होता है, और ये आपको फील होता हुआ आपके आर्म्स में जा सकता है, आपके लेफ्ट शोल्डर में जा सकता है, आपके जबड़े की तरफ जा सकता है, नेक में जा सकता है और स्टमक में जा सकता है। वहीं हार्ट बर्न में क्या होता है, यूजुअली इसका जो पेन होता है वो आपको अपर एब्डोमेन में फील होता है और ये रेडिएट करता है चेस्ट की तरफ और आपके थ्रोट यानी कि गले की तरफ। और हार्ट अटैक का जो पेन है वो एंटासिड से भी नहीं जाता है। हार्ट अटैक के केस में टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ट डैमेज जो होता है वो पहले 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी मेडिकल हेल्प मिल जाती है उतने ही ज्यादा डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और लाइफ सेविंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जान लेते हैं जो लोग रिस्क फैक्टर्स में आते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेट मैनेजमेंट। अगर आपको अपनी बॉडी का वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको फील हो रहा है आप ओबीज हो रहे हैं, तो तुरंत आप सावधान हो जाइए और अपने वेट पर ध्यान दीजिए। रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक दोनों टाइम कीजिए। डेली आपको आधा घंटा जरूर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करनी है। और अगर आप फैटी फूड्स खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, मैदा से बनी चीजें खा रहे हैं, अनहेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करें और उसकी जगह पर आप हेल्दी फूड खाएं, जिसमें कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं अपनी डाइट में। आप पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें और स्पेशली विंटर्स में आप गुनगुना पानी पिएं। रिफाइंड ऑयल आप बिल्कुल अपने घर से हटा दें। नॉन वेजिटेरियन फूड को कम से कम करें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल क्विट कर दें। इसकी जगह आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप घर का बना खाना ही खाएं। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल डाइजेशन सबसे पहले अच्छा होगा, और जब डाइजेशन अच्छा होता है तो आपकी वो इंटेस्टाइन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंटेस्टाइन्स आपकी अंदर से क्लीन रहेंगी अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो, और जिससे क्या होगा आपका प्लाक डिपोजिशन होने का खतरा भी कम से कम रहेगा, जो कि सबसे बड़ा खतरा माना जाता है हार्ट अटैक के लिए। अगला पॉइंट है आप अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर करवाते रहें। अगर आपका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ आता है, आप हाइपरटेंशन में हैं, तो आप चाय और कॉफी को बंद करें। अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल टाइम टू टाइम चेक कराते रहें। स्ट्रेस को अवॉइड करें बाय डूइंग मेडिटेशन। अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से बातें करें और आप कोई कॉमेडी शोज या वीडियोस देखें जिससे कि आपका मूड को लाइट होने में हेल्प मिले। रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल मूवमेंट में रहें। बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठने की जो हैबिट है उसको अवॉइड करें। आप कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं जिससे कि आपका फिजिकल मूवमेंट भी होगा और आपको इससे स्ट्रेस से निकलने में भी हेल्प मिलेगी। फ़ोन और अदर गैजेट से कोशिश करें दूरी बनाने की और अपना कोई भी हॉबी को फॉलो करें। अब जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो उसके लिए 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं। पहला आपको जो मेडिसिन लेनी है वो है राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर, और दूसरी मेडिसिन आपको लेनी है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन आपको लेकर आनी है और इसको आपको एक 100 ml की खाली बॉटल में मिक्स करके रख लेना है
और इसको आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है 1/4 कप गुनगुने पानी में। 20 से 30 बूंदे आपको लेना है। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक कॉम्बिनेशन है NL3 जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप्स के नाम से आता है मार्केट में। इस कॉम्बिनेशन में आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सारी मेडिसिन इसमें मिक्स है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। 20 to 30 ड्रॉप्स 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर लें। अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिलती है तो एक दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, वो भी ले सकते हैं, जिसका नाम है गॉटेरिया गॉमेरी मदर टिंचर। ये शॉबे कंपनी में है। आपको किसी और ब्रांड की मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। 20 से 30 बूंदे 1/4 कप गुनगुने पानी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।